एमआरपी की जगह एलआरपी होना चाहिए। जीएसटी से रिलेटेड सभी समस्याओं को उनका निदान करता हूँ। किराना दुकान बंद करके वो व्यक्ति क्या करेगा, उसका दूसरा बिजनेस क्या है, जहाँ जहाँ मजदूरी करेगा वो मजदूरी मिल नहीं रही है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। खरी बात न्यूज आज जो है भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में, और आपको अभी अभी यहाँ पर जो है इसके अध्यक्ष से आपको रूबरू कराया था। इनके अध्यक्ष हैं और उनके बाद अब हम आपको जो है जिनसे रूबरू कराने वाले हैं वो कंसल्टेंट्स हैं इस कमेटी में। और मैं आपको बताऊं हमारे साथ मुनिंदर वैद्य जी और ये जीएसटी कंसल्टेंट हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वैभव जैन जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसल्टेंट हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों लोगों का खरी बात न्यूज़ में बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि ये जिस तरीके का आप लोगों का ये चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ है, इसमें आप लोगों को किस तरीके की जो है समस्याएं आती हैं या आप लोग क्या काम करते हैं इनमें मुख्य रूप से? हम लोगों का यहाँ पर जो है, हम लोग चैम्बर में सप्ताह में एक दिन शनिवार के दिन यहाँ पर हम प्रति सप्ताह 2:30 से लेकर 5 बजे तक 2.5 घंटे यहाँ पर हम सेवाएं दे रहे हैं। और इस सेवा के कार्य के दौरान जो भी व्यापारी गण हैं, उन व्यापारी गणों की समस्याओं पर, टैक्सेशन से संबंधित समस्याएं, जैसे मैं जीएसटी से रिलेटेड सभी समस्याओं को उनका निदान करता हूं। उनके रिटर्न भरने में यदि कोई समस्या आ रही है, डिपार्टमेंट से यदि कोई समस्या आ रही है, तो उन समस्याओं को निदान का हम लोग बैठ के करते हैं। अच्छा, आप जीएसटी कंसल्टेंट हैं, इसलिए आप मोस्टली टैक्सेस से रिलेटेड क्या इश्यूज आ रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है तो वो देखते हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप भी व्यापारियों की मदद करते हैं। किस तरीके से आप अपनी जो है सर्विसेज उन तक पहुंचा पाते हैं? देखिए, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुनिंद्र जी जीएसटी के विषय में कोई भी समस्या उसका निदान करते हैं। मैं आयकर से संबंधित कोई समस्या हो, निवेश से संबंधित व्यापारियों को कोई भी समस्या हो, या उनको ऋण लेने में कोई कठिनाई हो रही हो बैंकों से किसी उससे, तो हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से व्यापारियों की बात बैंकों तक पहुंचाते हैं। और उनको यदि ऋण लेने में, निवेश संबंधित, आयकर, जीएसटी संबंधित कोई भी समस्या हो तो उनकी समस्या का हम निराकरण करते हैं। अभी एक छोटा सा एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे किसी व्यापारी का माल उज्जैन में कहीं पर उसको पकड़ लिया गया था। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक फ़ोन पर ही उनकी समस्या का निराकरण करवाया और उनके माल को जिस संबंधित विभाग ने जब्ती की थी वो छोड़ दिया गया। तो ऐसी कोई भी समस्या व्यापारी को किसी प्रशासन से रिलेटेड, शासन से रिलेटेड, तो वो सब चीज़ें हम करते हैं। और इसलिए हमारे कार्यकारिणी ने और अध्यक्ष जी ने यहाँ पर जो एक्सपर्ट के विषय हैं, जैसे आयकर हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हुआ, या और कोई भी जो स्टेट के जो टैक्सेस लग रहे हैं, वेट है, जैसे वेट अभी डीजल, पेट्रोल आदि पे, तो उनकी समस्या के लिए उन्होंने एक्सपर्ट रख रखे हैं और वो उन व्यापारियों की समस्या का निराकरण करते हैं। अच्छा, ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, ये बताएं कि तमाम तरीके की दिक्कतें जो हैं आप लोगों को आती होंगी और जिस तरीके से आप लोगों की मदद करते हैं, ऐसे में ही आप कुछ परेशानियों से काफ़ी परेशान खुद भी हो जाते होंगे। जैसे व्यापारियों की आजकल बहुत समस्या है। अध्यक्ष जी से अभी हमने बात करी थी तो उन्होंने बताया था कि आजकल व्यापारियों के साथ ये बहुत समस्या आ रही है कि जैसे जैसे लोगों के नए मार्ट्स खुलने लगे हैं, हम बात कर लें कहीं डी मार्ट खुलने लगा है, जियो मार्ट खुलने लगे हैं, रिलायंस के मार्ट्स खुलने लगे हैं, तो जो लोकल व्यापारी है वो बहुत दबता जा रहा है, सिमटता जा रहा है, उसके हाथ से बिजनेस खत्म होता जा रहा है। इस बारे में आप लोगों का क्या कहना? देखिए, कुछ समय पहले की बात है, जो बड़े व्यापारी उद्योग थे वो रिटेल सेक्टर में नहीं आए थे। रिटेल सेक्टर उन्होंने छोटे व्यापारियों के लिए छोड़ा हुआ था। लेकिन जहाँ तक लगता है कि बड़े व्यापारी, बड़े उद्योग जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए की पूंजी है, वो यदि खुदरा व्यापार रिटेल सेक्टर में आ जाएंगे तो छोटे व्यापारी के पास तो इतनी पूंजी है नहीं, बिल्कुल, वो ज़्यादा डिस्काउंट दे भी नहीं सकता, एक पे एक फ्री का ऑफर भी नहीं दे सकता। तो सरकार को ऐसी नीति तो बनाना चाहिए कि जिससे बड़े उद्योग यदि आना चाहें आए, लेकिन अब एमआरपी की जगह एलआरपी होना चाहिए। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मेरा ये कहना है कि एलआरपी, इट इज़ अ लोएस्ट रिटेल प्राइस। आप 6 या 7% छोटे रिटेल व्यापारी का मार्जिन फिक्स कर दें कि सपोज 100 रुपये का यदि कोई कॉस्ट पड़ रही है किसी गुड्स की, तो 107 रुपये से कम में वो नहीं बेचेगा। तो सेम प्लेइंग फील्ड होगी। अब रिलायंस का जियो मार्ट भी 107 में बेचे और छोटा व्यापारी भी 107 में बेचे। अब रह जाती बात सुविधाएं प्रदान करने की, तो छोटा व्यापारी उनको ज़्यादा सुविधाएं देगा या घर जाकर दे देगा तो 107 रुपये में दे देगा। उससे क्या होगा कि उसका परिवार भी पलेगा, उसके भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, पत्नी है, हर एक को तो नौकरी मिल नहीं सकती। तो ये छोटे छोटे व्यापारी व्यापार करके ही तो
अपना व्यापार चला रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से सरकार को LRP की नीति इसमें लाना चाहिए। जी सर, आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन आया, बीच में GST आया, तो इस तरीके की मतलब कहीं व्यापारियों का भी ये कहना है कि उन पर भी इसकी मार पड़ी, जबकि जो पब्लिक है उनका कहना है कि उन पर भी इसकी मार पड़ी। तो क्या व्यापारी जो हैं वो किस तरीके से इसकी मार फेस कर रहे हैं? देखिए क्या है, डिमोनेटाइजेशन में और GST में दोनों में पहले परंपरागत बिजनेस था हमारा, और परंपरागत बिजनेस के हिसाब से परंपरागत खाते बही वगैरह हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह सब मेंटेन करते थे। जैसे ही नया कानून आया, GST आया, मोदी जी ने तो 1 जुलाई की रात में 12 बजे बराबर 1 घंटा बजा के GST लागू कर दिया। बट समस्त व्यापारीगण वगैरह में सब भूचाल आ गया, क्योंकि अलग अलग प्रकार के बुक्स वगैरह रखना पड़ती। हमसे ये कहा गया था कि सरलीकृत एक रिटर्न होगा, बट आज के डेट में हम देख रहे हैं सरलीकृत करने के बावजूद हर माह हमें 2 रिटर्न भरना पड़ते हैं। 2 रिटर्न भरने में भी हमें 4 तरह की जानकारियाँ रखना पड़ती है। आजकल ये कर दिया है कि सामने वाले ने यदि रिटर्न भरा होगा तो उसकी रिटर्न की ही क्रेडिट यदि भरा होगा तो ही आपको क्रेडिट मिलेगी, अथवा आपको अपने रिटर्न में उस चीज़ का भी टैक्स जमा करना पड़ेगा जो आप चुका कर आए हो, टैक्स पेड करके आए हो। उसके भी IT यदि आपको नहीं मिलेगी यदि सामने वाले ने उसका रिटर्न नहीं फाइल करा है। तो हमें वो चीज़ भी ध्यान रखना, और व्यापारी गण अपना बिजनेस पे ध्यान दें, या इन नई डेली जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं उन पे ध्यान दें, क्योंकि हर व्यापारी अपने यहाँ एक कंप्यूटर ऑपरेटर रख नहीं सकता। अब आप ये देखें कि धीरे धीरे करके 10 करोड़ तक की लिमिट पे इनवॉइस कंपलसरी कर ली है, वे बिल कंपलसरी कर दिया है। 50 किलोमीटर की जो दूरी है एक डिस्ट्रिक्ट से यदि दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे हम जाते हैं तो इनवॉइस कंपलसरी है प्रोडक्ट पे। इनवॉइस लोड करने के लिए उस व्यापारी को, एक दुकानदार को अपने यहाँ दुकान पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर को बैठाना पड़ता है, और वो भी जिसको कि GST में एक्सपर्ट हो, तो वही व्यक्ति उसकी इनवॉइस लोड कर पाएगा, वे बिल जारी कर पाएगा, तब जाके वो बिजनेस का संचालन कर सकता है। तो ये तमाम सारी परेशानियां हैं जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पहले बिजनेस थोड़ा सरल हुआ करता था, अभी सरलीकृत करने की बात जरूर की जाती है, अब क्या कठिन हो गया? कठिन हो गया और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जी अच्छा, तो इसके अलावा मतलब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब बिजनेस छोड़कर जो व्यापारी हैं वो किसी और फील्ड में रुक करने की कोशिश करने लगे हैं? इतना परेशान हो गया है व्यापारी? फील्ड तो कोई दूसरी बची नहीं है। जी। आप ये बताएं, जैसे मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं कंसल्टेंट था जब दूसरी टैक्स वगैरह थे, जब हमारे पास तमाम कार्य थे, बट आज GST आने के बाद हमारे पास सीमित वर्क हो गया, क्योंकि तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उन्होंने अपने इन हाउस वर्क चालू कर दिया। यदि हेड ऑफिस बॉम्बे है तो उन्होंने उठा के बॉम्बे हेड ऑफिस में सब काम हो रहे हैं। तो हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले कंसल्टेंट काम करते थे, स्टेट लेवल पे जो कंसल्टेंट काम करते थे, अब हम लोगों के पास इतना काम नहीं रहा कि वो लिटिगेशन का काम बच गया है। बिल्कुल। तो ऐसे तमाम, किराना दुकान की बात करें, किराना दुकान बंद करके वो व्यक्ति क्या करेगा? उसका दूसरा बिजनेस क्या है? जहाँ जहाँ मजदूरी करेगा, मजदूरी मिल नहीं रही है। अच्छा, तो आप एक बात बताएं, जैसे कि आप ही लोग इतनी समस्याओं के बारे में बोल रहे हैं, तो आप लोगों की तो एक कमेटी है, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, आप लोग ही व्यापारियों की बात उठाते हैं, तो किस तरीके से ये जो समस्याएं हैं वो आप सरकार तक पहुंचा पाते हैं? देखिए, पहले क्या होता था, वेट के टाइम में यहाँ पर राज्य में ही प्रमुख बजट बनता था, आयकर का जो काम होता था वो केंद्र सरकार के पास था। अब GST काउंसिल बन गई है। अब यहाँ पर मान लीजिए स्टेट लेवल पे कोई समस्या है तो यहाँ पर राजधानी में मंत्री भी हैं, प्रमुख सचिव भी हैं, कमिश्नर हैं। अब सेंट्रल में, और देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, यदि GST और इनकम टैक्स का पूरा मसला सेंट्रलाइज देखा जाता है तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कहाँ बैठ रहे हैं? वहाँ बैठ रहे हैं, दिल्ली। तो राज्यों को दिल्ली तक पहुँच पाना राज्यों के प्रतिनिधियों को मुश्किल है। तो पहले वेट के टाइम में ये होता था कि यहीं पर वो बैठते थे तो उन तक हम बात अपनी पहुंचा पाते थे ज़्यादा उससे, क्योंकि पब्लिक एक्चुअली क्या होता है ना, जनप्रतिनिधि चूंकि चुना के आता है जनता से, तो उसको अगली बार फिर से चुना के आना है, तो इसलिए वो जनता की बात सुनता है। बिल्कुल सही बात है। और ये चीज़ आप देखेंगे कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, उनको टेंशन नहीं होती है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाएगी, पोस्टिंग के ट्रांसफर होते रहते हैं। अब आज यदि मैं कोई समस्या लेकर माननीय वित्त मंत्री जी के पास पहुंचता हूँ, वो लेकर उस समस्या को रख लेंगे, कहेंगे हम उसको आगे पास ऑन कर देंगे सेंट्रल कमेटी को। और सेंट्रल में भी जो मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, किसके सुन रहे हैं? GST काउंसिल बनाई हुई है हमारी। GST काउंसिल में वो पहले क्वेश्चन रखे जाएंगे, जो समस्याएं रखी जाएंगी, वहाँ पर उनके बैठ के उन समस्याओं के ऊपर चिंतन होता है कि कौन सी समस्याओं का निदान अभी करना है या बाद में करना है। उसके आधार पर उनको चिंतन करने के बाद उन समस्याओं को GST काउंसिल
सामने रखती है कैबिनेट में, जब वहाँ सेंक्शन होता है। अभी हाल ही में जैसे 48 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ संशोधन किए गए जो हम काफ़ी समय से मांग रहे थे, तो उसमें उन्होंने उठा के उन संशोधनों को अब जाके पास करा, जो कि अभी नोटिफिकेशन लागू हुआ है, तो उससे अब चालू हुए हैं। अच्छा, अगर बात करें जीएसटी के अलावा, अगर हम बात करें तो और कौन सी ऐसी अन्य समस्याएं हैं जिनसे व्यापारी डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में जूझ रहा है? देखिए, व्यापारी के आप एक चीज समझिए, जो व्यापारी कर भर रहा है वो बाजारों में अतिक्रमण की समस्या से परेशान है। ऑनलाइन व्यापार करने वालों को अतिक्रमण से का सामना नहीं करना है। फिर अतिक्रमण के बाद में पार्किंग की प्रॉब्लम है, तो उसका व्यापार घट रहा है। और रही सही कसर ऑनलाइन व्यापार ने पूरी कर दी। तो अब मुझे नहीं लगता कि यदि कोई ठोस नीति व्यापारों के सुदृढ़ीकरण करने के लिए, उस ठोस नीति में क्या होगा कि एक तो अतिक्रमण वहाँ ना हो, दूसरा वहाँ पर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था हो। अतिक्रमण में भी क्या होता है, कोई व्यक्ति सपोज भोपाल में 50 साल से रह रहा है, अपनी दुकान खोल के बैठा है, कोई कहीं से भी आया, सपोज उत्तर प्रदेश बाहर के प्रदेश से आया, यहाँ पे आया, कुछ भी उसके पास सामान था, वो किसी भी व्यापार में बैठ गया, अपनी फड़ लगा के बैठा और किसी यहाँ के लोकल व्यक्ति का उसने व्यापार को प्रभावित करा। और रही सही कसर ऑनलाइन व्यापार ने पूरी कर दी है। आप अभी ऑनलाइन सर्च कर लें, सपोज मैं एक उदाहरण दे देता हूँ कि कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी का आप बॉडी लोशन आप सर्च करें तो वो 30% 40% डिस्काउंट में आपको ऑनलाइन मिलेगा। तो ये सरकार देखे कि ये कैसे हो रहा है। आप कम से कम, हम कहते हैं कि सपोज यदि ऐसा मानना है कि साहब छोटा व्यापारी अटूट पैसा कमा रहा था, 50% मुनाफे पे काम कर रहा था, तो हम कहते हैं सरकारी नीति तय कर दे कि आप तो 7-8% 10% मुनाफे पे काम करो और उसी मुनाफे पे क्या कहते हैं, मैं उसी मुनाफे पे बड़ी कंपनियां जो ऑनलाइन व्यापार में आई हैं वो भी करेंगी, तो कम से कम उसकी दाल रोटी तो चल जाएगी। एक इंश्योर्ड अमाउंट तो होता जो उसे मिलता, तो जो उसकी रोजी रोटी चलाने के लिए जरूरी हो। वो सरकार से पैसे नहीं मांग रहा है, वो सरकार से भीख नहीं मांग रहा है, सरकार से कोई सुविधा नहीं मांग रहा है। वो अपना एक, पहले जैसे शासन होता था ना, राजा महाराजा, या ये लोकतंत्र इसलिए है कि लोकतंत्र में सबको बराबर अधिकार है, तो वो अपना एक अधिकार मांग रहा है स्वच्छंद तरीके से व्यापार करने का, जिसमें कोई बड़ा प्लेयर आके उसकी जगह पे काबिज ना हो सके। बस यही हमारा। अच्छा, एक चीज आखिरी, अभी और भी चल रही है वर्तमान में। हम हमारे भोपाल से ही लें, भोपाल में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स लगता था, टैक्स के साथ साथ उन्होंने लाइसेंस फीस भी वसूलना शुरू कर दी और उसका जो रेट है 3 गुना 4 गुना रेट हाई कर दिया है एकदम, जो भी एक आम आदमी के लिए, आम व्यापारी के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, जिसका भी हमारे माननीय अध्यक्ष चैम्बर के तेजकुल पाल सिंह पाली जी के द्वारा विरोध भी किया गया था। हालांकि स्थानीय शासन मंत्री ने उसके ऊपर स्टे दे दिया है, बट ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन उस स्टे को न मानते, उसकी वसूली प्रभाव से चालू चल रही है और अभी भी परेशान किया जा रहा है। तो ये जो फैसले हैं सरकार के, बहुत काफ़ी गलत हैं जी। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट अभी किया जा रहा है और तमाम तरीके के ऐसे प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं जिसमें बाहर से निवेशकों को बुलाया जा रहा है यहाँ पर निवेश करने के लिए, क्या आपको लगता है कि एक ऐसे किसी ना किसी जो है समिट की ज़रूरत है या कुछ ना कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो एक्चुअल में ये ध्यान दे कि हमारे लोकल जो लोग हैं, व्यापारी हैं, उन पर फोकस करा जाए कि वो क्यों बंद होते जा रहे हैं, लोकल के उद्योग क्यों बंद होते जा रहे हैं? देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जाहिर सी बात है, कोई भी सरकार जो होती है वो टैक्स से चलती है और बड़े बड़े व्यापारी और बड़े बड़े उद्योग, चाहे बाहर से हों चाहे देश के ही दूसरे राज्यों से हों, वो जब यहाँ आएंगे तो सरकार चल पाएगी। लेकिन इसके साथ साथ सरकार का ये भी दायित्व है, कर वसूली, कर संग्रहण के साथ साथ रोजगार को बचाना। बिल्कुल, स्वरोजगार, हर एक को तो नौकरी दे नहीं सकते, स्वरोजगार को बचाना। तो स्वरोजगार को बचाने के लिए खुदरा व्यापारी समिट या एमएसएमई समिट, इस टाइप की समिट भी करना चाहिए, जिसमें हम माननीय मुख्यमंत्री या देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहां पर आए तो उन तक हम अपनी समस्याएं पहुंचा सकें। ये समिट इनको करना चाहिए। इससे देखिए क्या होगा कि यदि रोजगार होगा, हर एक को रोजगार मिलेगा, तो समाज में अपराध अपने आप कम हो जाएगा। और यदि रोजगार नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कि आप कितने ही कठोर कानून बना दीजिए, अपराध बढ़ना ही है। यदि जिसके पेट में भूख है तो वो कुछ ना कुछ करेगा। बस हाँ। तो हमारे यही निवेदन है। मतलब इससे जो है रोजगार कम हो रहा है और अपराध बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है। और आगे अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो यही होगा कि अपराध बढ़ेगा और रोजगार दिन पर दिन घटता जाएगा।
चलिए ठीक है, तो आज हमारे साथ जो है जीएसटी कंसल्टेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसल्टेंट जो हमारे भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के हैं वो मौजूद हैं, और हमने आपको इनसे रूबरू कराया। इनसे और क्या सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ जिस तरीके से मैं भी बात कर रही थी, कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत जिज्ञासा हो रही थी जानने की, ऐसे ही हमारे दर्शकों को भी हो रही होगी। तो अगर कोई सवाल है किसी बारे में आप पूछना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम वापस से इनसे संपर्क करेंगे और आपके जो सवाल हैं उनका जो है जवाब इनसे मांगेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही किसी और शख्सियत से आपको फिर रूबरू कराएंगे, जल्द से जल्द आपको किसी से मिलाएंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।